किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कार्यक्रम की इसमें शुरुआत में हमने आपको बताया था कि आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत उद्यमिता विकास योजना के बारे में। आज कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से हमारे सभी जो पशुपालक भाई हैं और हमारे जो किसान हैं, आपके जहन में उद्यमिता विकास योजना के संबंधित जो भी सवाल हैं, उस हर सवाल का जवाब आज हम हमारी चर्चा में आपके लिए लेकर आए हैं। उस सवाल का जवाब आपके लिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ हमारे सभी किसान भाइयों और दर्शकों को हम बता दें कि इस स्कीम से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आज आप हमसे हमारी फोन लाइन पर कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा फोन लाइन नंबर है 2704098। हमारा दूसरा स्टूडियो नंबर है 2704999। और किसान भाइयों, जब आप हमें कॉल करें तो जयपुर का एसटीडी कोड 0141 लगाना ना भूलें। और अब आपको बता दें, कार्यक्रम में आज हमारे बीच पधारे हैं डॉक्टर ब्रजमोहन गोयल, जो कि उप निदेशक हैं पशुपालन विभाग। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। और किसान भाइयों, आप सबको बता दें कि राजस्थान में उद्यमिता विकास योजना, या मैं बात करूं NLM उद्यमिता योजना से संबंधित जो भी जांच है, चाहे फिर वो डॉक्यूमेंट्स की हो या आवेदन से रिलेटेड कोई भी जांच करनी हो, तो डॉक्टर ब्रजमोहन गोयल ही सर, आप ही राजस्थान देखते हैं। तो आज हम हर संभव कोशिश करेंगे कि हमारे सवालों का और हमारे किसान भाइयों के सवालों का जवाब आपसे ले सके। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले कार्यक्रम में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि NLM उद्यमिता योजना जो है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये योजना क्या है? नमस्कार किसान भाइयों। राष्ट्रीय पशुधन मिशन उद्यमिता विकास कार्यक्रम भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। ये एक अनुदानित योजना है जिसके तहत पशुपालन से संबंधित गतिविधियों में आप आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम के तहत पशुपालन गतिविधियों में जैसे ग्रामीण मुर्गी पालन है जी, भेड़ बकरी पालन है, सूकर पालन है और हरा चारा उद्यमिता विकास कार्यक्रम में आप आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने इसमें कुछ और घटक जोड़े हैं, जैसे अश्व पालन का है, ओष्ठ पालन का और गधर पालन में भी आप आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि NLM उद्यमिता योजना ये है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योजना के बारे में हमने जान लिया, लेकिन इस सरकार का जो उद्देश्य है इस योजना को लॉन्च करने के लिए, इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए, वो उद्देश्य क्या है? हमारे पशुपालक भाई और हमारे किसान भाई आपसे ये जानना चाहेंगे। भारत सरकार का इसमें बिल्कुल क्लियर का मैंडेट है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, बेरोजगारी की दर उसमें कम करना है और ग्रामीण विकास भारत सरकार की प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2021 में भारत सरकार ने इस स्कीम का शुभारंभ किया है। जी, डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि गांव में बेरोजगार दर को थोड़ा सा कम करने के लिए सरकार का मेन उद्देश्य है इस स्कीम को लॉन्च करना। और अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब जैसे हमारे जो भी सवाल हैं, थोड़ा सा डिटेल में हम आपसे उसका सवाल ले पाएं, मतलब उसका जवाब ले पाएं। तो हमारा जो अगला सवाल है सर, कि NLM उद्यमिता योजना के क्या क्या लाभ हमारे जो पशुपालक भाई हैं या किसान भाई जो इस योजना से जुड़ते हैं या वो इसके लिए आवेदन करते हैं, तो इसके क्या क्या लाभ हैं, क्या लाभ उन्हें मिल सकते हैं? सर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक अनुदानित स्कीम है, अनुदानित योजना है। इसके तहत आप अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको गतिविधियों के बारे में बताया, जैसे भेड़म बकरी पालन स्कीम है, इसमें आप जो मिनिमम जो आप जो फार्म लगा सकते हैं वो 100 मादा और 5 नर भेड़ बकरी कोई भी हो सकते हैं उसमें। ऐसे ही तो 100 + 5 के आपके गुणन में आप 200 + 10, 300 + 15, 400 + 20 और 500 + 25 तक के आप भेड़ बकरी का इसमें जो फार्म में लगा सकते हैं। जो इसमें जो अनुदान रहेगा वो कैपिटल जो पूंजीगत लागत होती है उसका अधिकतम 50% रहता है। वो जैसे 100 + 5 के लिए जो अनुदान की राशि है वो 10 लाख रुपए है। ऐसे 200 + 10 के लिए 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख और 500 + 25 तक के लिए आपको 50 लाख तक का अनुदान आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। सेम इसमें जैसे सूकर पालन की बात करें तो सूकर पालन में आप 2 यूनिट का स्थापना कर सकते हैं, 50 मादा और 5 नर और 100 मादा 10 नर। जो इसमें जो अनुदान की राशि रहती है, जो 50 + 5 के लिए 15 लाख रुपए और जो 30 + 10 के लिए, जो 100 + 10 के लिए जो अनुदान की राशि है वो 30 लाख रुपए इसमें आप ले सकते हैं। सेम अगर बात करते हैं ग्रामीण मुर्गी पालन की, तो ग्रामीण मुर्गी पालन का आप लगभग 1000 मुर्गी और 100 मुर्गी से आप इसको पेरेंट्स फार्म की स्थापना करेंगे, इसमें हैचरी लगाएंगे, ब्रूडिंग फार्म करेंगे और इसमें जो सब्सिडी जो राशि है वो आप अधिकतम 25 लाख रुपए तक इसमें प्राप्त कर सकते हैं। चौथी जो स्कीम मैंने आपको बताई, चारा विकास उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, उसमें जो अनुदान की राशि है वो अधिकतम 50 लाख रुपए है। इसमें आप साइलेज मेकिंग मशीन बना सकते हैं, हे बना सकते हैं,
ब्लॉक बना सकते हैं और टोटल मिक्स राशन इसको बना, मिश्रित राशन जिसको हम बोलते हैं, आप उसमें वो इसमें योजना में आप आवेदन कर इसका फायदा उठा सकते हैं। अभी जो हाल ही में जो हमने चर्चा की है, जैसे इसमें भारत सरकार ने इसमें अश्व पालन का है, तो अश्व पालन में भी जो आपके सब्सिडी है वो 10 मादा और 2 स्टालियन, मतलब मेयर और 2 स्टालियन के लिए आप 50 लाख तक की सब्सिडी आप इसमें ले सकते हैं। ऐसे ही जो डंकी है गदर के लिए इसमें 50 प्लस 5 के लिए आप इसमें 50 लाख तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। और उष्ट के लिए भी आप इसमें जैसे 10 प्लस 1 अगर आप करते हैं तो जो घुमंतु जो इसके रहते हैं जिसमें हमें स्टोर की जरूरत नहीं, स्टोर फीडिंग की जरूरत नहीं रहती है, उसमें आप 3 लाख का अनुदान ले सकते हैं। 10 प्लस 5 जो इसमें आपको घर में आपको अगर ऊँटों को रखना है तो उसमें आप 5 लाख तक का अनुदान ले सकते हैं। और अगर इसी में जैसे 50 प्लस 5 आप अगर ऊँट पालन करते हैं तो उसके लिए आप 25 लाख का अनुदान ले सकते हैं। और 100 प्लस 10 जो ऊष्ट हैं आप उसके लिए 50 लाख तक का अनुदान का आप राशि प्राप्त कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब हमारे साथ कार्यक्रम में एक किसान कॉलर जुड़े हैं, आइए जानते हैं कि क्या है उनका इस स्कीम से रिलेटेड सवाल। हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी किसान भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है सर। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बाड़मेर से सर। बाड़मेर से, बताइए आपकी क्या सवाल है इस योजना से रिलेटेड? सर, इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जरूरी है क्या? क्योंकि आजकल प्राइवेट ट्रेनिंग साइट में खूब जगह चल रहे हैं, उनसे ट्रेनिंग लेके अप्लाई करा तो वो वैलिड होगा क्या? जी डॉक्टर साहब, किसान कॉलर जानना चाहते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए या इस कोई भी किसी तरह की ट्रेनिंग या गवर्नमेंट का कोई सर्टिफिकेट जरूरी है? बिल्कुल, ये हम आगे दस्तावेज हम बताएंगे, पर बाकी जो आप बिल्कुल सही है कि आपको इसमें या तो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जो भी सरकारी संस्था से आपका लिया होना चाहिए, या अगर उसका अभाव है तो आपका जो हमारे लोकल वेटनरी ऑफिसर है वहां का उसका अपने, अगर ये आप काफी वर्षों से आप कर रहे हैं तो उससे अनुभव प्रमाण पत्र लेकर भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोनों में से दोनों जो दस्तावेज हैं उसमें से प्रशिक्षण या आवेदन अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास एक जरूर होना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि हमारे किसान कॉलर को अपने सवाल का सही और जवाब मिला होगा, महत्वपूर्ण जवाब। अब डॉक्टर साहब, क्योंकि हम बात कर रहे थे अनुदान की, सब्सिडी के बारे में आप बता रहे थे कि सरकार की तरफ से बहुत अच्छे अमाउंट में सब्सिडी दी जा रही है, बहुत अच्छे अमाउंट में सब्सिडी दी जा रही है। तो अब बात आती है कि सब्सिडी प्राप्त करने के लिए जो पात्रता है या जो मानदंड है वो क्या है, हमारे किसान भाई किस तरह से इस सब्सिडी को ले सकते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। इसमें जो सबसे बड़ी पात्रता है, तो जैसे आपने अभी कॉलर भाई ने पूछा था कि इसमें तो प्रशिक्षण या अनुभव प्रमाण पत्र का उसमें होना जरूरी है जी। उसमें सबसे दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो उसमें है कि वो उसमें बैंक से ऋण लेने की पात्रता हो, मतलब उसमें उसके क्रेडिट इतनी अच्छी हो कि वो बैंक से ऋण ले पाए, और उसमें जमीन जो लैंड भूमि है या तो खुद की हो उसके पास या फिर उसने रजिस्टर्ड लीज करवाई हो। ये 3 पात्रता मुख्य हैं जिसके लिए वो, अगर ये तीनों पात्रता उसके पास हैं तो वह स्कीम में वो आवेदन कर सकता है। जी, तो किसान भाइयों, जैसे कि आपने देखा कि इन तीनों पात्रताओं को आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद आप इस स्कीम का सब्सिडी का जो लाभ है वो ले सकते हैं। सर, अब बात आती है कि सब्सिडी में पात्रता यानी कि जो भी पात्रता रिक्वायरमेंट है वो आपने बता दी हमारे किसान भाई को। अब बात आती है कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, क्योंकि किसी भी अनुदान का लाभ लेने के लिए ये पता होना बहुत जरूरी है कि इसका आवेदन इसके लिए कहाँ किया जा सकता है। कोई पोर्टल है या फिर किस सरकारी कार्यालय में जाके कर सकते हैं? किसान भाइयों, इसका इस जो स्कीम में आवेदन करेंगे ये ऑनलाइन आवेदन आप करेंगे, हार्ड कॉपी में या ऑफलाइन आवेदन हम स्वीकार नहीं करते। इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, जिसका जो साइट का नाम है वो आपको डिस्प्ले हो रहा है, नहीं तो www.nlm.udyamimitra.in पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का तरीका, आपके मोबाइल नंबर से आप इसमें OTP जनरेट होगा, और मेरी आपसे ये इसमें मेरी एक सलाह है कि जब भी आप मोबाइल नंबर जो एंटर करें वो आपका खुद का होना चाहिए, किसी ई मित्र का या किसी अन्य पर्सन का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एप्लीकेशन के साथ जब भी आपको कोई रिटर्न करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे, या हम कमी के लिए आपको जब उस एप्लीकेशन को आपके पास वापस भेजते हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि ये एप्लीकेशन मेरे पास क्यों आई है। अगर आप किसी ई मित्र वाले का या किसी अन्य पर्सन का आप मोबाइल नंबर से OTP करके उसमें अगर आप रजिस्टर करेंगे तो आप उससे अनभिज्ञ रहेंगे और आपकी जो एप्लीकेशन है वो काफी टाइम से पेंडिंग पड़ी रहेगी आपके पास ही। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके ऑनलाइन आवेदन करना है। साइट का नाम मैंने आपको बता दिया कि आपको इसमें आवेदन करना चाहिए, और इसके साथ साथ जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो भी आपको ऑनलाइन आवेदन के समय ही एक साथ आपको अपलोड करने हैं। जी। आवेदन जो आप कर रहे हैं उसमें एक दूसरी बात आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें आपका बैंक का इन्वॉल्वमेंट रहता है। आपको जो बैंक से भी आपको ऋण लेना पड़ता है,
तो आप बैंक का चुनाव उस हिसाब से करें कि आपके एक तो जहां आप एनिमल शेड बनाना चाह रहे हैं वो उसके क्षेत्र में हो और वो आपको लोन दे दे। मतलब आप उस बैंक का चुनाव करें जो आपको लोन देने की मतलब उसमें स्वीकृति वो दे दे। जी सर, अब बात आती है कि हमारे पशुपालक भाई या किसान भाइयों ने आवेदन कैसे करना है। आपने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से वे आवेदन कर सकते हैं। अब किसी भी किसान भाई ने या पशुपालक भाई ने आवेदन कर दिया, अब वो अपनी स्थिति जानना चाहता है, अपने आवेदन पत्र की स्थिति जानना चाहता है कि उसके आवेदन पत्र का वो अगर फॉलोअप लेना चाहता है तो वो किस तरह से ले सकता है, कैसे अपनी जानकारी प्राप्त कर सकता है? किसान भाइयों, इसमें बहुत ही सरल है। जैसे ही आपने आवेदन कर दिया, हम आपके दस्तावेजों का उसका मूल्यांकन करेंगे, उनका जांच करेंगे। अगर हमें कोई दस्तावेज कमी लगी तो हम उसको आपको वापस करेंगे। तो उसका जैसे हम आपको वापस करते हैं तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर है और जो ईमेल आपने लिखा है उस पर आपके मैसेज आता है और उस आप मैसेज को पढ़कर आप दोबारा जो हमने आपके दस्तावेजों में कमी के लिए आपको कहा है वो आप उसको पूरी कर सकते हैं। तो आपको अपने जो एप्लीकेशन के बारे में पूरी ज्ञानता आपके मोबाइल नंबर पर ही, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही मिल जाएगी। सर, आपने कहा दस्तावेजों की बात आई, तो इस सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं वो भी आप हमें बताइए कि हमारे जो किसान भाई हैं, जो दर्शक हैं, उन्हें कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज चाहिए अपलोड करने के लिए। बिल्कुल, तो किसान भाइयों सबसे पहले आप लिख लें इसमें एक, बिल्कुल आप इसको जहन में बैठा लें कि आपको कौन कौन से आवेदन चाहिए, क्योंकि अगर एक भी आवेदन आपने, एक भी दस्तावेज आपने नहीं उसमें अपलोड किया पोर्टल पर तो हम आपकी एप्लीकेशन को वापस कर देंगे और उसमें अननेसेसरी आपका टाइम और ज्यादा लग जाएगा। तो सबसे पहला जो दस्तावेज है वो आपका आधार कार्ड या आपका जो एड्रेस प्रूफ है उसका हमें दस्तावेज उसमें अपलोड आपको करना है। आप पैन कार्ड, दूसरा आपको पैन कार्ड करना है। तीसरा 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करना है। चौथा आप इसमें कैंसिल चेक आप उसी बैंक का अपलोड करेंगे जो जिससे आप ऋण ले रहे हैं। तो कैंसिल चेक पे आपका नाम प्रिंट होना चाहिए और कैंसिल जो उसका बैंक का नाम भी उसमें साफ ऊपर क्लियर आना चाहिए। पांचवा जो इसमें दस्तावेज है वो आपका खुद का फोटोग्राफ है, जो पोस्टकार्ड साइज फोटो है वो आप उसमें अपलोड कीजिए। छठे आपका जो इसमें जो दस्तावेज है वो उसमें अनुभव प्रमाण पत्र या प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। पहले मैंने कहा है प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपको किसी भी सरकारी संस्था से ही जो इशू किया हुआ है वो मान्य होगा। किसी भी प्राइवेट संस्था का जो प्रशिक्षण पत्र है वो इसमें मान्य नहीं होगा। अगला जो दस्तावेज है वो है आपके भूमि के दस्तावेज। तो भूमि के दस्तावेज में आपका जमाबंदी आपको उसमें लगानी है, अपलोड करना है। और अगर जमाबंदी में आप किसी, आपके नाम नहीं है जमाबंदी में आपका नाम और किसी आपके परिजन से ले रहे हैं या किसी आप और किसी थर्ड पर्सन से आप अगर उसमें भूमि ले रहे हैं तो उसको हमें लगभग 6 साल के लिए कम से कम आपको उसे रजिस्टर्ड लीज आपको उसमें करवानी पड़ेगी। जमीन आपके पास लगभग जैसे हम बताते हैं 100+5 के लिए आपको मिनिमम जो भूमि की जरूरत है वो लगभग 0.1 हेक्टेयर यानी कि लगभग 0.4 बीघा आपको आवश्यकता पड़ती है 100+5 के लिए। अगला जो दस्तावेज है उसमें है कि आपको विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट। विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब है कि जो आप जो अपना योजना चालू कर रहे हैं तो उसमें आपका परमानेंट खर्चा, जो पूंजीगत लागत है वो आप कितना खर्चा होगा, रिकरेंट खर्चे, जो आवर्ती खर्चे हैं वो उसमें कितने होंगे, आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर उसमें कितना आपका इनपुट किया, कितना उसमें खर्चा किया और कितना शुद्ध लाभ आपको हुआ। तो ये पूरी आपको डीपीआर में जो विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उसमें आपको शामिल करना पड़ेगा। पिग, जो सुअर और पोल्ट्री के मामले में अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो हमें जो लोकल जो वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र हमें उसमें आवश्यक है। ये महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, वो आपको एक साथ ही एप्लीकेशन के साथ इसमें आपको अपलोड करने हैं। जी, तो हमारे किसान भाइयों और दर्शकों जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं जिन्हें आपको अपलोड करना है। सर, अभी डॉक्टर साहब आप जैसे बात कर रहे थे, बैंक की भी बात हो रही थी, ऋण की भी बात हो रही थी, हमारे किसान भाइयों को बैंक से भी संपर्क करना पड़ेगा। तो अगर ऋण अगर कोई लेना चाहता है तो कौन कौन से बैंक है जिनसे वो संपर्क कर सकते हैं ऋण के लिए? सर, इसमें है तो बैंक का पात्रता, इसमें बैंक का होना जिसमें जरूरी है कि जो आप टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है आपकी, उसका ये मिनिमम भारत सरकार के अनुसार आपको 10% तो आपको खुद का लगाना ही लगाना है। मतलब आवेदक का हिस्सा इसमें कम से कम 10% होना ही होना है। तो जो बाकी जो अमाउंट है वो कुछ आपको सब्सिडी मिलेगी और बाकी आपको बैंक लोन लेना है। तो बैंक जो पूछ रहे हैं कि बैंक कौन सा हो सकता है, तो बैंक इसमें लगभग सभी बैंक इसके लिए पात्र हैं। आप अपने वहां से जाके संपर्क कीजिए और आप इस स्कीम के बारे में बताइए कि इस स्कीम के तहत मुझे लोन लेना है, इतना लगभग मुझे लोन चाहिए, आप उसके लिए आवेदन कर सकते हो। उसमें जैसे आप एप्लीकेशन भरेंगे तो उसके ड्रॉप मेनू में जो जितने भी लगभग अधिकतर मैक्सिमम जो बैंक हैं उसमें जब कवर हो रहे हैं
तो ये आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप बैंक से लोन नहीं लेना चाह रहे हैं, बैंक से लोन नहीं ले तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, पर उसमें एक स्कीम, उसमें ये बाध्यता है कि सब्सिडी जो अनुदान की जो राशि है, जैसे अगर 100+5 के लिए जैसे हम एग्जांपल दें कि आपने 20 लाख का प्रोजेक्ट बनाया तो सब्सिडी आपको 10 लाख उसमें मिलेगी, पर जो सब्सिडी के अलावा जो 10 लाख रुपए राशि है उसके लिए आपको 3 साल के लिए बैंक गारंटी बना के आप हमें ओरिजिनल हमें आपको देनी पड़ेगी, एसआईए को देनी पड़ेगी। तो ये आपके कर सकते हैं, बैंक लोन से भी कर सकते हैं, और अगर बैंक लोन आप ना लेना चाहें तो आप सेल्फ फाइनेंस पे, स्वयं पोषित उस पर भी आप इसको कर सकते हैं। सभी बैंक इसमें एंटाइटल्ड हैं। आप जैसे एप्लीकेशन भरेंगे तो आपके क्षेत्र का सिलेक्शन करेंगे तो उसमें आपको बैंक का नाम आ जाएगा जी, तो वो बाय डिफॉल्ट वो सारे आते हैं सर, नाम उसमें आ जाएंगे। ठीक है सर। अब बात आती है सर कि इस सब्सिडी, इस स्कीम का लाभ लेने के लिए किसान भाइयों ने पात्रता भी देख ली, अपलोड भी कर दिए अपने सारे दस्तावेज। अब बात आती है कि सब्सिडी जारी कैसे होगी, अनुदान जो है वो जारी कैसे होगा, इस बारे में आप हमें डिटेल में बताइए कि जो सब्सिडी है इसका किस तरह से फॉर्मेट रहता है कि वो किस तरह से हमारे किसानों तक, पशुपालकों तक पहुंच पाती है। ये सर आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और पशुपालकों के जो हमारे पास जो फोन आते हैं अधिकतर यही आते हैं कि सर हमने अप्लाई कर दिया है, अब हमारी सब्सिडी कब आएगी। तो मैं इसको इस योजना के तहत जो पूरे जो चरण है वो मैं आपको विस्तार से समझा देता हूं, तो कोशिश करेंगे कि आपकी जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाए। तो जैसे ही आपने आवेदन किया, ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जितने भी जो महत्वपूर्ण दस्तावेज मैंने आपको बताए हैं वो आप उसको अपलोड करेंगे। ऐसा ही स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो हमारे डायरेक्टरेट पशुपालन निदेशालय में है वो उसके आपके दस्तावेजों को जांच करेगी। अगर आपके दस्तावेज पूर्ण पाए गए और सही हैं तो हम उस जो आपकी जो आवेदन है उसको, जो आपने जो बैंक का नाम जिसमें हमने सजेस्ट किया है कि मैं फला बैंक से लोन लेना चाह रहा हूं, हम पोर्टल के माध्यम से ही हम बैंक को आगे भेज देंगे। आप ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि हम कभी भी किसी भी बैंक को ऑफलाइन मेल नहीं करेंगे। काफी सारे बैंकों के पास आपको कहते हैं कि सर बताइए क्या इसमें डिस्पैच नंबर क्या है, या जो उन्होंने जो लेटर डिस्पैच किया है वो आप दीजिए। तो आप बैंक वालों कहिए कि सर इसमें हम कोई भी, हमारे यहाँ से कोई भी मेल आपको फॉरवर्ड नहीं होती, हम सीधे जैसे आपने दस्तावेज पूरे किए हम उसको फॉरवर्ड करते हैं पोर्टल के माध्यम से। तो पोर्टल पर ही वो जो बैंक वाले हैं उसको देखेंगे। आपका जो साइट है वो जो www.nlm.udyamiत्र.in है, लेकिन जो बैंक वाले जो उसको असेस करेंगे वो पोर्टल उद्यमी मित्र पर उसको देखेंगे। पोर्टल उद्यमी मित्र पे एनएलएम को जिस क्लिक करेंगे, एनएलएम क्लिक करते ही वो आपकी एप्लीकेशन उनको शो हो जाएगी। तो उसमें दो एप्लीकेशन आती हैं, दो ऑप्शन आते हैं, लैंडर एप्लीकेशन और लैंडर डिस्बर्समेंट। तो लैंडर एप्लीकेशन को जब क्लिक करेंगे तो वो आपकी फाइल उसमें शो हो जाएगी और जो उनके आगे की जो कार्रवाई है वो उसको आपको करनी पड़ेगी। अब अगर ये तो तब है जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे पाए गए। अब मान लो कोई आपके दस्तावेज या डीपीआर में कोई गड़बड़ है, या आपके जो कैलकुलेशन सही नहीं है, या आपने बैंक का चुनाव गलत कर दिया, उसका आईएफएससी कोड सही नहीं है, तो हम उस स्थिति में आपकी एप्लीकेशन को वापस दस्तावेज पूर्ण करने के लिए आपको वापस भेजते हैं। इसका मैसेज आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर जाएगा। आप उसको दस्तावेज को पुनः हमें अपलोड करेंगे, हमारी एसआईए की जो टीम है उसको पूरा आप परीक्षण करेगी और फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस जैसे उसको बैंक को भेजेगी। बैंक से जब अगर आपको, बैंक हम क्यों भेजते हैं, जो बैंक इसलिए भेजते हैं कि जो आपने एप्लीकेशन भरते समय उसमें ये लिखा है कि मैं इतना अमाउंट, इतनी राशि बैंक से लूंगा, तो जो बैंक से जो आपने लिखा है हमें उतनी राशि का उसमें सैंक्शन लेटर, यानी कि जो लोन सैंक्शन लेटर है वो बैंक द्वारा अपलोड किया जाएगा। बैंक द्वारा जब उसमें अपलोड कर दिया जाएगा तो हम स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को उसको फॉरवर्ड करेंगे। स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी एक स्टेट लेवल पर राज्य स्तरीय एक कमेटी है SLEC, उसमें जो सचिव महोदय उसकी अध्यक्षता में है, वहां उसका अवलोकन होगा दोबारा, और अवलोकन के अगर हमारे पे अप्रूवल मिलता है तो उसको हम भारत सरकार को आपकी फाइल को भेज देंगे। भारत सरकार टाइमली वहां पर उनकी मीटिंग होती है और प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी की जब मीटिंग होगी तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसका दोबारा इवैल्यूएशन होगा और वहां से अप्रूवल के बाद वो आपकी फाइल वापस बैंक को आती है। बैंक में क्यों आई है? बैंक इसलिए आई है कि जो आपने लोन अमाउंट मांगा है, अब वो कहते हैं भाई इनका प्रोजेक्ट हमने सैंक्शन कर दिया है और आप इसको जो लोन है वो कम से कम 25% राशि आप इनके खाते में डाल दीजिए। तो 25% की राशि जब डालेंगे तो उसके फॉर्मेट 1 है, फॉर्मेट 1 बैंक द्वारा पोर्टल पर ही अपलोड किया जाएगा। इसमें ध्यान रखें कि जो इंफॉर्मेशन है वो एप्लीकेंट की ना होके बैंक की आएगी। जो उसमें अकाउंट नंबर है, जो सब्सिडी अकाउंट जो बैंक का आएगा, उसमें काफी सारे हम एप्लीकेशन इसलिए वापस भेज देते हैं कि वो एप्लीकेंट का अकाउंट नंबर उसमें डाल देते हैं, जबकि वो बैंक का अकाउंट नंबर आएगा जिसमें उनकी सब्सिडी आनी है जी। तो वो आपको करना है। इसके बाद
तो जो डिस्बर्समेंट हुआ वो प्लस आपका एप्लीकेंट शेयर है, इससे आप अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करेंगे। इससे पहले आप कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करेंगे, चालू नहीं करेंगे, तो ये आप कंस्ट्रक्शन का चालू करेंगे और जो कंस्ट्रक्शन का काम लगभग 80% जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप एसआईए को इन्फॉर्म करेंगे। अपने फोटो मंगवाते हैं कि भाई आप बताइए कि आपका फोटो हो गया है नहीं हुआ, तो हम एसआईए को आप इन्फॉर्म करेंगे और हमारी जो एसआईए की टीम वहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आती है और वहां से हमारी रिपोर्ट के आधार पर हम भारत सरकार को आपको हमारी अनुशंसा भेजते हैं और आपको प्रथम सब्सिडी, जो सब्सिडी है इसको आपको 2 किस्तों में मिलती है। जैसे 10 लाख की है तो 5 लाख अब मिल जाएगी, कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको मिल जाएगी। और दूसरी किस्त आपको, जब आपने जो डीपीआर में लिखा है कि 100+5 मेरे जानवर हैं, चारा कटर मशीन भी होनी चाहिए, साइलेज मशीन भी होनी चाहिए, और जो मैंने बैलेंस मशीन, जो भी आपने जो विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डीपीआर में लिखा है वो आपने सब कुछ आपके प्रोजेक्ट स्थल पर है, तो आप हमें दोबारा एसआईए को इन्फॉर्म करेंगे। हमारी टीम फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाएगी वहां पर और फिजिकल वेरिफिकेशन करने पर हमारी अनुशंसा से पहले, हमारे अनुशंसा के आधार पर आपको सेकंड सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन सेकंड सब्सिडी आपको कंस्ट्रक्शन मिलने से पहले आपकी जो बैंक से जो बाकी अमाउंट है, जैसे 25% तो उसने पहले डिस्पर्स कर दिया और उसका फुल जो अमाउंट, जो सैंक्शन अमाउंट है 75% है, उसके लिए फॉर्मेट 4 वो उसको अपलोड करना है बैंक को। इसके साथ साथ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उसको अपलोड करना है बैंक को और बेनिफिशियरी लिस्ट, यानी कि सेकंड सब्सिडी मिलने से पहले आपको बैंक से 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाने हैं। एक तो फॉर्मेट 4 अपलोड करवाना है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अपलोड करवाना है और आपको बेनिफिशियरी लिस्ट करना। ये जब आप कर देंगे तब वो आपकी एप्लीकेशन हमारे यहाँ पेंडिंग बोलेगी और हम फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आएंगे और फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद हमारी अनुशंसा पे आपको सेकंड सब्सिडी मिल जाएगी। अब आपको सेकंड सब्सिडी के बाद आपको एटलीस्ट 3 साल तक आपको उसमें रन करना है। 3 साल से हमारे हर 6 महीने में आपकी उसकी टीम विजिट करने आएगी और हमारी जो रिपोर्ट है, अगर आप इसमें इंटेंशनली आप इसके कुछ गलत करते हैं तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी हो सकता है उसमें। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तार में बताया कि जो हर किसान और पशुपालक भाई के जहन में सवाल होता है कि सब्सिडी जारी कैसे होगी, तो आपने विस्तार से बताया कि इस तरह से इन चरणों में जो आपकी सब्सिडी है वो जारी होगी, वो सब्सिडी जो अनुदान है वो आप तक पहुंच पाएगा। डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है कार्यक्रम में आज इस योजना, इस स्कीम से रिलेटेड। किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है वो आपको पसंद आया होगा और कार्यक्रम में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो डॉक्टर साहब ने आप तक पहुंचाई है कार्यक्रम के माध्यम से, इस पूरी जानकारी का आप लाभ लेंगे। अगर आप कार्यक्रम कृषि दर्शन में हमसे जुड़ना चाहते हैं या